नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हिंदू में तो देखो एक ही काम का है, बाकी 2 अलग अलग न्यूज़पेपर से हम उठाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे हिंदू का, साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित। दूसरे नंबर पे हम फेडरलिज्म का मॉडल डिस्कस करेंगे। इसमें देखो बल्कि स्टैटिक ज़्यादा होगा और करंट अफेयर कम होगा, करंट अफेयर का कंटेक्स्ट होगा, लेकिन फेडरलिज्म का पूरा जो मॉडल है ना, आज हम इस आर्टिकल में समझेंगे, इस टॉपिक में हम समझेंगे। तीसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, सी राजा मोहन का, यूरोप, रशिया, इंडिया ट्रायंगल से संबंधित। कोट है आज का, रिलीजन इज मैटर बिटवीन मैन एंड हिज मेकर। सरदार पटेल ने यह बात बोली थी। सेकुलरिज्म से संबंधित जब आपको लिखना हो ना, या फिर कम्युनलिज्म से संबंधित कुछ लिखना हो, समाज में नफरत से संबंधित कुछ लिखना हो, तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्या है, देखो धर्म के नाम पे आज के समय में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। आपने देखा होगा कितनी नफरतें फैली हुई हैं। तो सरदार पटेल ने बोला था कि देखो धर्म के नाम पे लड़ना झगड़ना व्यर्थ है, कि रिलीजन एक ऐसा मामला है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान, जिसको भगवान ने बनाया है, इंसान के बीच में और बनाने वाले के बीच में है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में आर्टिकल में ना साउथ एशिया के वेरियस कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन को आपस में कंपेयर किया गया है। जैसे इंडिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, नेपाल में कितनी, भूटान में कितनी, क्या वहाँ पे सप्लाई और डिमांड के बीच में गैप है, ये सब चीज़ें आपस में कंपेयर की गई हैं। साउथ एशिया देखो वैसे मतलब पूरे वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसका 25% तो साउथ एशिया में रहता है, लेकिन लैंड मास है सिर्फ 5%, यानी वर्ल्ड का 5% एरिया, लेकिन पॉपुलेशन 25%। और साउथ एशिया में इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है ना, पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जैसे 1990 में साउथ एशिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी 340 टेरावाट आवर्स, और 2015 में कितने, 1500 टेरावाट आवर्स। तो देख लीजिए एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन। जहां बांग्लादेश में अभी फिलहाल 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है, यानी इसका मतलब यह है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से अछूता नहीं है। अब देखो किसी ने कनेक्शन लगवा नहीं रखा तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वहां पे बिजली अभी तक पहुंचा नहीं पाई है। ऐसी कोई जगह नहीं है बांग्लादेश में, तो वहां पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। जहां एक तरफ देखो बांग्लादेश ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया हाल ही में, लेकिन दूसरी तरफ भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं इन्होंने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2019 में ही अचीव कर लिया था। वो बात अलग है। देखो ये कम पॉपुलेशन वाले देश हैं। भूटान की पॉपुलेशन पता कितनी है, कितनी, सिर्फ 7 लाख। और मालदीव की कितनी है, मालदीव की भी इतनी है, 5-7 लाख। तो हमारे तो सिर्फ दिल्ली में ही 2-3 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 5-7 लाख है, तो वहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आसान है। इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन फिलहाल कितना है, 94.4%, यानी बाकी बचे हुए 5% लोग ऐसे हैं जहाँ तक अभी भी, जिनको अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस नहीं है, सरकार वहाँ पर बिजली नहीं पहुँचा पाई है। और अफगानिस्तान में 97.7%, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है, सिर्फ 73.9%। ये तो बात की कितने परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन है। रेट्स की बात करें, भूटान में देखो इलेक्ट्रिसिटी सबसे सस्ती है, $, 0.036 पर किलोवाट आवर। आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल होगा नहीं, सिर्फ ये आइडिया देने के लिए है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबसे महंगी है, $0.08 पर किलोवाट आवर। इसके अलावा देखो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस भी विभिन्न देशों का अलग अलग है। जैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पर। इंडिया ने तो टारगेट भी रखा है 2030 आते आते हम 40% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। जहां दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन काफ़ी कम है, वहाँ पर तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से। रिन्यूएबल एनर्जी तो आप एक बार छोड़ ही दीजिए, पाकिस्तान के लिए रिन्यूएबल एनर्जी फिलहाल कोई मायने नहीं रखती। उनको तो बिजली चाहिए कहीं से भी आए, क्योंकि उनके पास बिजली की बहुत कमी है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो साउथ एशिया में जो भी देश है ना, उनका मकसद ये है हर एक हाउस होल्ड को, हर एक घर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। लेकिन कैसे, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना,
अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ऐसा नहीं कि डिम लाइट आ रही है या फिर बहुत कम समय के लिए आ रही है, ये सब कीवर्ड्स मैटर करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन आए ना, आप आंसर राइटिंग में इन सब कीवर्ड्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग। काफ़ी बार देखो ऐसा बोला जाता है, जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको ना कुछ कीवर्ड्स दिए जाते हैं, ये कीवर्ड्स आंसर में होने चाहिए। अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूजली जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो बताते हैं कि एग्जामिनर को कीवर्ड्स देती है यूपीएससी, तो हमारे आंसर्स में ना कुछ कीवर्ड्स जरूर होने चाहिए क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करते हुए। जैसे ही एग्जामिनर को वो कीवर्ड्स मिलते हैं ना, वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ बच्चा क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाकी फोल्डर मटेरियल तो देखो हमारे पास लिखने के लिए बहुत होता है। इसके बाद बात की जाती है किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी कौन से देश में प्रोड्यूस की जाती है। देखो ये ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया बहुत ज़्यादा रिलाय करता है कोल पर, थर्मल पावर प्लांट्स जो कोल से चलते हैं हमारे देश में बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपको भी पता है। नेपाल में 99.9% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना हाइड्रो पावर से, क्योंकि ज़्यादा माउंटेनियस एरियाज हैं नेपाल में, तो हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है उसे फुल यूटिलाइज किया गया है नेपाल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश चूंकि देखो बंगाल की खाड़ी से लगता है, वहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं, तो बांग्लादेश में जो पावर प्रोड्यूस होती है ना 75% होती है नेचुरल गैस से। और श्रीलंका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑयल पर, मतलब श्रीलंका अपनी जीडीपी का 6% खर्च कर देता है ऑयल के इंपोर्ट पर। तो जिस साउथ एशिया में जिस देश की जैसी ज्योग्राफी उसी हिसाब से वो देश एनर्जी उसी टाइप की एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो जैसे जैसे जिस देश में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे उस देश की जीडीपी भी बूस्ट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 0.4% अगर एनर्जी कंजम्पशन में इंक्रीज होता है तो उस देश की जीडीपी 1% पर कैपिटा से इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा देखो मतलब सिंपल सा एग्जांपल है, बिजली अगर हर जगह पे होगी तो न जाने कितनी चीज़ें आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी से होती हैं। जैसे टेली काउंसलिंग मान लीजिए, इवन एजुकेशन मान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो आज के समय में जीवन की कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जितने नए नए स्टार्टअप्स आए हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना चल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे देखो बांग्लादेश की जो जीडीपी है उसमें 50.3 कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिना इलेक्ट्रिसिटी के। उसी प्रकार से नेपाल की जीडीपी ग्रोथ है 2015 के अर्थक्वेक के बाद, वो 7.3% है। ये भी रैपिड अर्बनाइजेशन और इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ी हुई कंजप्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया। जबकि पाकिस्तान में शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमी आई बढ़ने के बजाय। पाकिस्तान की जीडीपी 12.4 बिलियन डॉलर्स घट गई इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज छोड़ के चली गई पाकिस्तान को। बिजली नहीं आएगी तो कौन इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला जाता है कुछ देश देखो ऐसे हैं जैसे इंडिया जिनको लीड कर रहा है। इंडिया हमने पहले भी डिस्कस किया, इंडिया ने वादा किया है 2030 आते आते 40% हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे। अब धीरे धीरे बांग्लादेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। रूरल बांग्लादेश में सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। इससे जॉब्स भी पैदा होती हैं। सोलर एनर्जी के आर्टिकल्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये बात करते हैं कितना फ़ायदा है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का। अगर घरों की छतों पर जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो तो हाउस होल्ड्स को इनकम सेविंग होंगी, वो दूसरी जगहों पर खर्च करेंगे। खेतों में सोलर पैनल्स लगे हों तो किसानों की इनकम बूस्ट हो, बहुत फ़ायदा है। इवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी साउथ एशिया में विभिन्न कंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में साउथ एशिया कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने तो अनाउंस कर दिया कि इंडिया नेट जीरो स्टेटस हासिल कर लेगा 2070 से पहले, यानी जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। इवन 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी कितनी इंडिया प्रोड्यूस करेगा, इस टारगेट को भी इंडिया ने इंक्रीज कर लिया है। पहले 450 गीगावाट का हमने टारगेट रखा था, अब बोल दिया है इंडिया ने कि हम 2030 आते आते 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। काफ़ी एम्बिशियस ये टारगेट है।
साउथ एशिया में देखो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज भी काफ़ी हैं, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास, इन सब को यूज़ किया जा सकता है डोमेस्टिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखो यहाँ पे ना बात ये आती है कि साउथ एशिया में ना विभिन्न देश काफ़ी कोऑपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के डोमेन में। अब जैसे बांग्लादेश को इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, भूटान इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी देता है, इंडिया नेपाल से भी इलेक्ट्रिसिटी लेता है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा पड़ोसी देश हमें कितनी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर अगर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना महंगा है तो, और भूटान हमें सस्ता दे रहा है, तो हम क्यों प्रोड्यूस करेंगे, फिर सस्ता भूटान से ले लेंगे। भूटान तो हमारा मित्र देश है ना, इसमें वो आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंसी वो वाली बात तो आती नहीं है। और अगर हम भूटान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो उनका भी काम चल जाता है। वैसे भी भूटान के पास पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज उपलब्ध नहीं है ना। 5-7 लाख पॉपुलेशन वाला देश है भूटान, वहाँ पे इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं। तो इंडिया भूटान से इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है, इससे उनका खर्चा भी चलता है। राइटर का पॉइंट ये है, देखो साउथ एशिया में ना विभिन्न देशों के बीच में एनर्जी को लेके बायलेटरल डील्स तो काफ़ी हैं, जैसे इंडिया नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन डील, इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर, म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन। लेकिन ना कोई कंबाइंड एग्रीमेंट या फिर फ्रेमवर्क नहीं है जिसके तहत साउथ एशिया के कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर सकें। सार्क में आया था रीजनल एनर्जी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क वाला एग्रीमेंट, साइन नहीं हो उसका था पाकिस्तान की वजह से। लेकिन देखो अब समय आ गया है कि साउथ एशिया के देश भी आपस में कोऑपरेट करें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेके, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेके। बहुत स्कोप है, अगर कोऑपरेट करेंगे तो साउथ एशिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है ना वो इंक्रीज होगी, साउथ एशिया से जो पॉवर्टी है ना वो खत्म होगी। तो ये मेन पॉइंट है राइटर जो बोलना चाहते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया साउथ एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फेडरलिज्म से संबंधित है। देखो एक बार फिर से तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु की सरकार के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। हम पहले गवर्नर से संबंधित इश्यू को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में गवर्नर के बीच और सरकार के बीच टकराव देखने को मिलता है। आरोप लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर का इस्तेमाल करती है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी आरोप लगता है कि वो गवर्नर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो वो इशू हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन आज ओवरऑल हम इंडिया के फेडरलिज्म संबंधित जो मॉडल है ना उसको डिस्कस करते हैं। हर साल, ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी फेडरलिज्म के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेती है। तो फेडरलिज्म का जो पूरा मॉडल है ना आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। इंडिया का फेडरलिज्म का मॉडल आखिरकार है क्या? कंटेक्स्ट फिलहाल ये है, तमिलनाडु असेंबली ने ना 2 बिल्स पास किए जिसके तहत गवर्नर के पास जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने की पावर होती थी ना, तमिलनाडु असेंबली ने बिल पास करके गवर्नर से वो पावर छीन ली है। यानी अब तमिलनाडु की जो सरकार है ना वो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करेगी। ये दिक्कत है। तो अब हम फेडरलिज्म से संबंधित मॉडल को समझ लेते हैं। फेडरलिज्म देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पर आधारित है। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या है, ये देखो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस के लिए। मतलब अच्छी गवर्नेंस लानी है तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को फॉलो करना जरूरी है। सिंपल मतलब इसका ये है, अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई काम किया जा सकता है तो उस काम के लिए फ्रेंड्स की सहायता ना ली जाए, फैमिली की सहायता ना ली जाए, बिजनेस एसोसिएशंस की सहायता ना ली जाए। और अगर कोई काम फैमिली लेवल पे किया जा सकता है, फ्रेंड लेवल पे किया जा सकता है, तो उसके लिए नेबरहुड की सहायता ना ली जाए। उसी प्रकार से अगर कोई काम नेबरहुड लेवल पे किया जा सकता है तो उसके लिए रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट की सहायता ना ली जाए। और उसी प्रकार से अगर कोई काम रीजनल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे किया जा सकता है तो उसके लिए नेशनल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट की सहायता ना ली जाए। यानी हायर जो अथॉरिटी है वो हमेशा सब्सिडियरी की भूमिका निभाए, यानी सहायक की भूमिका निभाए। रीजनल या फिर लोकल गवर्नमेंट अगर कोई काम कर सकती है तो उसको वो काम करने दिया जाए। फेडरल और नेशनल गवर्नमेंट सिर्फ सब्सिडियरी की भूमिका निभाए, सहायक की भूमिका निभाए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के देखो काफ़ी सारे फायदे भी हैं। सिंपल बात देखिए आप, मान लीजिए कोई काम पंचायत के द्वारा किया जा सकता है
तो उस काम को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ना किया जाए, ये कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के द्वारा। अब देखो, पंचायत को ज़्यादा जानकारी होती है लोकल लेवल की। अगर पंचायत उस काम को करेगी तो ज़्यादा जानकारी के साथ करेगी, एफिशिएंसी अच्छी आएगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होएगी, वो समस्या को ठीक से एड्रेस करेंगे। जबकि स्टेट गवर्नमेंट उतना इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता है स्टेट को। तो इस प्रकार से हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की। अब देखो, दो टर्म्स के बीच का मतलब आप जान लीजिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन दोनों टर्म्स को आपने काफी बार सुना होगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए अभी यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है प्रॉपर्टी पे टैक्स कलेक्ट करने की, और यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये पावर दे दी जाए स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखो, दो तरीकों से यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जा सकती है। एक तो पार्लियामेंट में कोई कानून बना के या फिर एग्जीक्यूटिव डिसीजन से। दूसरा तरीका ये हो सकता है संविधान को अमेंड कर दिया जाए और संविधान में ही ये प्रोविजन कर दिया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स को अब कलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर देखो संविधान में अमेंडमेंट लाया जाता है तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। समझ गए? संविधान में प्रोविजन हो गया है और पावर अब दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। एक बार संविधान के रास्ते से पावर दे दी गई तो बाद में स्टेट से पावर वापस लेना आसान नहीं होता, फिर से संविधान को अमेंड करना पड़ेगा। संविधान को अमेंड करना आपको पता है आसान नहीं होता, प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। और अगर देखो सिर्फ पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी जाती है तो ये होगा काइंड ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इसे तो देखो यूनियन गवर्नमेंट फिर से भी छीन सकती है आसानी से स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये है डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, आसानी से इन दो टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1992-93 में 73rd 74th अमेंडमेंट आई, यानी पंचायत को काफ़ी सारी पावर्स दे दी गई और संविधान में प्रोविजन करके ऐसा किया गया। 73rd और 74th अमेंडमेंट की सहायता से संविधान में नए प्रोविजंस ऐड किए गए और पंचायत को पावर दी गई। हर 5 साल में एक इलेक्शन करवाना होगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना होगा, काफ़ी सारी बातें कंपलसरी कर दी गई। तो ये एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ करता था, स्टेट गवर्नमेंट कभी इलेक्शन करवाती थी, कभी नहीं करवाती थी, थोड़ी बहुत पावर अपनी तरफ से डिवोल्व कर देती थी, पंचायत को वापस छीन लेती थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक आप कह सकते हो कॉन्क्रीट मेथड है हायर गवर्नमेंट्स अगर लोअर गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करना चाहती हैं तो। अब हम फेडरलिज्म के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। ये जो टर्म है वो निकल के आती है लैटिन वर्ड फोइडस से। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। फेडरलिज्म एक प्रकार से आप कह सकते हो गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट्स के बीच में, जैसे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग बीन डिसाइडेड। तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे पावर्स दी हुई हैं, कौन सी एंटिटीज़ पे यूनियन गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है, कौन सी एंटिटीज़ पे स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। पावर्स पूरी तरह से क्लियरली एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हैं संविधान में। तो ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो फेडरलिज्म आप कह सकते हो गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। विभिन्न सेकुलर्स के क्या व्यू हैं? विलियम एच राइकर और A.V. डाइसी। राइकर का देखो ये कहना है फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनमें पावर्स होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जिनमें अल्टीमेट पावर्स होंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसी प्रकार से A.V. डाइसी का ये कहना है फेडरलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें विभिन्न यूनिट्स हैं, जैसे स्टेट या फिर प्रोविंस जो होते हैं ये यूनिट्स होते हैं। विभिन्न जो यूनिट्स हैं
वो यूनियन तो बनाना चाहती हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहती। यानी जैसे इंडिया में देखो, कर्नाटक अलग से स्टेट है, तमिलनाडु अलग से स्टेट है, ये सारे मिलके बनाते हैं इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया का एक कल्चर है। कर्नाटक का अलग से कल्चर है वहाँ पे लोगों का, और कर्नाटक की सरकार उस कल्चर को मेंटेन करती है। और उसी प्रकार से तमिलनाडु का अलग से कल्चर है, वहाँ पे लोकल कल्चर, और लोकल कल्चर को मेंटेन किया जाता है। तो काइंड ऑफ फेडरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें विभिन्न यूनिट्स यूनियन तो बनाना चाहती हैं लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहती। सारे स्टेट्स कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल चाहते हैं इंडिया बने, लेकिन ये नहीं चाहते कि इंडिया का एक ही कल्चर हो। कल्चर तो देखो एक एग्जाम्पल है, एसेंस यही निकलता है। विभिन्न यूनिट्स यानी विभिन्न स्टेट्स यूनियन तो बनाना चाहते हैं लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया क्यों जाता है विभिन्न कंट्रीज के द्वारा। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, अगर कंट्री कोई बहुत ज़्यादा वास्ट हो, डाइवर्स हो, तो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म का मॉडल अपनाया जाता है कि अलग अलग स्टेट्स के पास पावर हो कि वो अपने अपने लोकल जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन कर सकें, लोकल कल्चर को सहेज कर रख सकें। अगर पूरी एक ही गवर्नमेंट होगी बहुत बड़े रीजन में तो इंसर्जेंसी फैलना स्टार्ट हो जाएगी। किसी रीजन को ये लगेगा कि देखो हमारे कल्चर को इग्नोर किया जा रहा है, दूसरे रीजन के कल्चर को भी यही लगेगा। अगर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होगी तो वो अपने कल्चर को सहेज कर रखने के लिए काम करेगी, लोगों में नाराजगी नहीं आएगी, उन्हें लगेगा कि हाँ हमारी जो सरकार है हमारे कल्चर के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट, गुड गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कॉमन मार्केट के लिए। अब नेक्स्ट देखो, अल्फ्रेड स्टीफन के द्वारा फेडरेशन की फॉर्मेशन के 3 मॉडल्स दिए जाते हैं। पहला मॉडल है कमिंग टुगेदर मॉडल। इसमें विभिन्न स्टेट्स एक साथ आते हैं, जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स एक साथ आए हैं और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किया है जो कि एक फेडरेशन है। दूसरा मॉडल है इंडिया का मॉडल, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। हमने देखो विभिन्न स्टेट्स का निर्माण किया है और संविधान में स्टेट्स को पावर दी है ताकि इस पूरे रीजन को चलाया जा सके, पूरे देश को चलाया जा सके। यानी यूएसए की तरह हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अभी जैसे 29 स्टेट्स हैं कि 29 स्टेट्स एक साथ आए हों और उन्होंने डिसाइड किया हो कि हम मिलके इंडिया का निर्माण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ इंडिया में। इंडिया पहले बना और इंडिया को चलाने के लिए स्टेट्स बाद में बने। समझ गए? तो होल्डिंग टुगेदर, देश को होल्ड करने के लिए फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। यह इंडिया का मॉडल है। तीसरे नंबर पे मॉडल है पुटिंग टुगेदर मॉडल। जैसे यूएसएसआर था, यूएसएसआर में कई सारे देश शामिल थे जिनको फोर्स की सहायता से फेडरेशन में शामिल किया हुआ था, डर दिखा के, कब्जा करके। तो वो मॉडल था पुटिंग टुगेदर मॉडल। 3 मॉडल्स हैं, कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अल्फ्रेड स्टीफन ने दिए थे ये 3 मॉडल्स। कमिंग टुगेदर, यूएसए में देखो 50 स्टेट्स आए थे और आज भी 50 स्टेट्स हैं। ना ही एक स्टेट कम हुआ है, ना ही एक स्टेट बढ़ा है, क्योंकि यूएसए का निर्माण बाद में हुआ, 50 स्टेट्स पहले थे। 50 स्टेट्स ने मिलकर यूएसए का निर्माण किया। इंडिया में उल्टा है, इंडिया पहले था, इंडिया को चलाने के लिए, इंडिया को होल्ड करने के लिए स्टेट्स का निर्माण बाद में किया गया। इसी वजह से स्टेट्स की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। और तीसरे नंबर पे पुटिंग टुगेदर मॉडल, फोर्स की सहायता से, कोर्जन की सहायता से फेडरेशन का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, 3 टर्म्स के बीच हम डिफरेंस जानते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कन्फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जांपल देखने को मिलता है यूके में, कन्फेडरेशन का एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन या फिर सार्क, और फेडरेशन का एग्जांपल है इंडिया। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर्स डेलीगेट कर देती है या फिर डिवोल्व कर देती है अपने प्रोविंसेस को। फॉर एग्जाम्पल यूके में देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सब पार्ट हैं यूके के, और इनको ऑटोनॉमी दी हुई है यूनाइटेड किंगडम की नेशनल गवर्नमेंट ने। अब देखो, ये जो ऑटोनॉमी दी हुई है संविधान की सहायता से नहीं दी हुई है, सीधा सीधा यूनियन गवर्नमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव डिसीजन की सहायता से या फिर कानून बना के थोड़ी बहुत पावर्स दे दी हैं अपने कंपोनेंट्स को, फॉर एग्जांपल वेल्स को, इंग्लैंड को, आयरलैंड को। तो ये जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ पावर्स दे दी जाती हैं प्रोविंसेस को, संविधान की सहायता से नहीं, एग्जीक्यूटिव डिसीजन की सहायता से या फिर लेजिस्लेशन की सहायता से। अब बात करते हैं कन्फेडरेशन की। कन्फेडरेशन देखो एकदम अपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जैसे देखो यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, 28 देश एक साथ आए और उन्होंने थोड़ी थोड़ी पावर दे दी यूरोपियन यूनियन को। उन्होंने कहा कि ये पावर अभी हमारे पास है, ये पावर आप ले लीजिए। यानी विभिन्न स्टेट्स एक साथ आ रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पावर्स दे रहे हैं। समझ गए? तो कॉन्फेडरेशन में देश पहले हैं, संस्था बाद में बनती है और देश अपनी पावर्स को देते हैं संस्था को। देखो दोनों केसेस में ध्यान रखने वाली बात यह है, यूनाइटेड किंगडम में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो नेशनल जो गवर्नमेंट है यूके में वो वेल्स से, स्कॉटलैंड से पावर वापस ले सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे पावर दी है, डेलीगेट की है वेल्स को या फिर स्कॉटलैंड को या फिर इंग्लैंड को या फिर आयरलैंड को। उसी प्रकार से कॉन्फेडरेशन में भी जो देश एक साथ आए थे और जिन्होंने कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया था वो कॉन्फेडरेशन से बाहर भी आ सकते हैं। जैसे अभी जो यूके है वो बाहर आ रहा है यूरोपियन यूनियन से, उन्होंने पहले पावर दी थी, यूरोपियन यूनियन को डेलीगेट की थी, लेकिन अब वो बाहर आ रहे हैं यूरोपियन यूनियन से। अब तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फेडरेशन, जो कि इंडिया में है। इस में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवाइड होती है, ना तो यूनियन गवर्नमेंट पावर लेती है स्टेट गवर्नमेंट से और ना ही स्टेट गवर्नमेंट पावर लेती है यूनियन गवर्नमेंट से। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों पावर लेते हैं संविधान से। यह सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है फेडरेशन में। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी पावर्स को ड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। ना तो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को पावर देते हैं। और दो केसेस हमने जो पहले डिस्कस किए उसमें क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट पावर देती है स्टेट गवर्नमेंट को और कॉन्फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को। लेकिन फेडरेशन जो कि तीसरा केस है, इसमें कोई किसी को पावर नहीं देता, दोनों अपनी अपनी पावर को ड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे संविधान का 7वां शेड्यूल, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किन मुद्दों पर कानून बना सकती है, और यह भी बताया गया है कौन सी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं जिन पर दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। तो इंडिया एक फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरेशन के देखो मेनली 3 फीचर्स होते हैं। डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, जो कि हमारे देश के संविधान में है शेड्यूल 7 के हिसाब से। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे देश में है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 131 के हिसाब से सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी इशू को लेकर डिस्प्यूट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका मतलब तीनों फीचर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं और इंडिया एक फेडरल कंट्री है। लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है। फॉर एग्जांपल केसी वेयर का कहना है इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है क्योंकि इंडिया में मोर सेंट्रलाइज्ड फेडरल मॉडल है। मतलब फेडरल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट से। जैसे इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज गवर्नर का जो पद है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये जाहिर होता है कि सेंट्रलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट है इंडिया में, यानी पावर्स ज़्यादा है यूनियन गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो पूरी तरह से इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्वेसी फेडरल कंट्री है। ये बोला गया था केसी वेयर के द्वारा। केसी वेयर ये भी कहते हैं ना सिर्फ इंडिया बल्कि दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, जैसे यूएसए का वो एग्जांपल देते हैं। यूएसए में सिविल वार हुआ, उसके बाद जैसे जैसे यूएसए का कद बढ़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। तो यूएसए में भी सेंट्रलाइज्ड फेडरल गवर्नमेंट है, ऐसा बोला जाता है केसी वेयर के द्वारा। लेकिन देखो एसआर बोमई केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला है फेडरलिज्म जो है वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म का कोई एक मॉडल नहीं हो सकता, फेडरलिज्म के बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि यूएसए का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक मॉडल है और उसे ही फेडरलिज्म का मॉडल माना जाए। अलग अलग देशों में फेडरलिज्म का अलग अलग मॉडल भी हो सकता है।
यूएसए जो एग्जाम्पल है वो ड्यूल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, इंडिया एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। ड्यूल फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो, यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच पावर्स का एकदम एक्सप्लिसिट डिफरेंस है। ना तो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, यूनियन गवर्नमेंट अपना काम करेगी, और यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स आप कह सकते हो यूएसए में। इस प्रकार का मॉडल है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं, ये पिक्चर आप देखिए, ये ड्यूल फेडरलिज्म का एग्जांपल है। केक है ना, केक में लेयर होती है। यूनियन गवर्नमेंट का काम है तो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ऊपर मान लीजिए लेयर है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई कोऑपरेशन का स्कोप नहीं है। तो ये है ड्यूल फेडरलिज्म का मॉडल। जबकि इंडिया में है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल। दोनों की इंटरलॉकिंग यानी इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलती है इंडिया में। यूनियन गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और स्टेट गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस प्रकार से जो मार्बल बनता है, मार्बल केक मॉडल, ये हमारे देश का मॉडल है। मार्बल केक फेडरलिज्म के मॉडल को आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कह सकते हो। इंडिया के मॉडल में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे की मदद करते हैं, हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। तो इंडिया का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो यूएसए के फेडरलिज्म के मॉडल से अलग है कई सारे रिस्पेक्ट में। जैसे देखो, यूएसए का फेडरलिज्म का जो मॉडल है वो लेजिस्लेटिव फेडरेशन है, जबकि इंडिया में एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है। इसका मतलब देखो ये है, इंडिया में स्टेट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। यूनियन गवर्नमेंट कानून तो बना देती है, लेकिन उन कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादातर समय यूनियन गवर्नमेंट को डिपेंड होना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट पे। तो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एग्जीक्यूटिव लेवल पे इंडिया में, जबकि यूएसए में उल्टा है। यूएसए में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज्यादा पावर है लेजिस्लेटिव लेवल पे, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स ज्यादा इश्यूज पे कानून बना सकती है, लेजिस्लेटिव मामलों में उनके पास ज्यादा पावर्स हैं यूएसए में। दूसरा डिफरेंस देखो इंडिया के फेडरलिज्म मॉडल और यूएसए के फेडरलिज्म मॉडल में ये है, इंडिया का फेडरलिज्म मॉडल एसिमेट्रिकल है। हमारे देश में राज्यसभा में सभी स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन समान नहीं है। यूपी 31 राज्यसभा मेंबर्स भेजता है, कई स्टेट्स ऐसे भी हैं वो 2 मेंबर 1 मेंबर भेजते हैं, हरियाणा 5 मेंबर भेजता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में सभी स्टेट्स के द्वारा 2 मेंबर्स भेजे जाते हैं, यानी सभी स्टेट्स 50 जो स्टेट्स हैं यूएसए में सबकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। लेकिन इंडिया में राज्यसभा में सबकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है। इंडिया में एसिमेट्रिकल मॉडल है, और एसिमेट्रिकल मॉडल देखो ज्यादा डेमोक्रेटिक भी होता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ये कहते हैं इंडिया का जो मॉडल है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है, और ग्रैनविल ऑस्टिन के.सी. वियर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। के.सी. वियर ने क्या कहा था आपको याद होगा, इंडिया जो है वो एक क्वासी फेडरल कंट्री है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं नहीं, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। 2 ही कंसेप्ट होते हैं, या तो फेडरल कंट्री या फिर यूनिटरी कंट्री। क्वासी फेडरल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, और इंडिया एक फेडरल कंट्री है ऐसा बोला जाता है ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। इवन देखो हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने एक नई टर्म इजाद की, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से कोऑपरेशन तो देखने को मिलेगा ही टीम इंडिया के बीच, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थी कंपटीशन भी देखने को मिलेगा विभिन्न स्टेट्स के बीच। नीति आयोग ने देखो कितने सारे इंडेक्स रिलीज किए हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स या फिर वाटर कंपोजिट इंडेक्स। ये सारे इंडेक्स इसीलिए है ना, विभिन्न स्टेट्स के बीच एक हेल्थी कंपटीशन को नर्चर किया जा सके। तो इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव मॉडल। और इसी मॉडल के आधार पर नीति आयोग की स्थापना की गई है, तभी नीति आयोग कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और ज्यादा आगे लेके जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने फेडरलिज्म का मॉडल समझा। अब हम देखो सी राजा मोहन का जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में इंडिया, यूरोप और रशिया, इन तीनों की ट्रायंगल के बारे में बात की गई है। देखो एक बात जो बार बार बोली जाती है, रशिया के साथ हमारे काफी पुराने रिश्ते हैं। वो सिर्फ देखो कोल्ड वार के दौरान नहीं थे,
इवन उससे पहले भी देखिए, रशियन रेवोल्यूशन जो आई ना 1917 से लेके 1923 के बीच में, उस समय भी हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो रशियन रेवोल्यूशन से मोटिवेट हुए। इवन भगत सिंह की हमने कल चर्चा की थी, वो लेनिन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन में रोल प्ले किया था। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो यूएसएसआर के साथ हमारे गहरे रिश्ते हो गए। यूएसएसआर ने इंडिया का काफी बार साथ दिया। 1971 का वार हम जीत के, जिसमें यूएसएसआर ने भी रोल प्ले किया था। यूएसएसआर के साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंडिया के साथ, इंडिया और रशिया के ना सेंटिमेंटल रिलेशंस भी हैं। चलो इंडिया आज के समय में रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है डिफेंस के लिए, ये बात सही है, लेकिन सेंटिमेंटल रिलेशंस भी हैं। इसी वजह से इंडिया ना यूरोप के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं मेंटेन कर सका, क्योंकि कोल्ड वार के दौरान इंडिया की यूएसएसआर के साथ नजदीकियां थीं, जबकि यूरोप यूएसए के साथ था, यानी यूरोप अपोजिट कैंप में था। तो इस वजह से इंडिया कभी यूरोप के नजदीक आया ही नहीं कोल्ड वार के दौरान। और आज भी जो दिक्कत है ना यूक्रेन वार की, यूरोप के काफी सारे लीडर्स इंडिया में आए। यूक्रेन के इशू पर इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन देखो अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो ट्राइंगल है ना, एक तरफ यूरोप, इंडिया, रशिया, अब ना इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि यूक्रेन वार पर इंडिया की चुप्पी है। इसका मतलब यह नहीं कि रशिया की इन्वेजन का इंडिया समर्थन कर रहा है। इंडिया की तरफ से यह भी स्टेटमेंट आई कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, दोनों की दोनों, ये रशिया के अगेंस्ट है। मतलब इंडिया ओपन है अभी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, और इंडिया ने सिग्नल दिए हैं। इंडिया को देखो ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है। रशिया देखो आज के समय में ना काफी कमजोर हो गया है। मतलब एक एक दिन का वार का ना बहुत खर्चा आता है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार छेड़ तो दिया, लेकिन कोई एंड गोल ध्यान में रखा नहीं, फंस गया मतलब ट्रैप में। रशिया जो है काफी वीक हो गया है, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो गया है। मतलब कायदे से देखो पुतिन को ना किसी भी कीमत पर यह युद्ध छेड़ना नहीं चाहिए था, एक बहुत बड़ी गलती है। बहुत खर्चा हो गया, कुछ हासिल हुआ नहीं। पहले वो यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करना चाहते थे, छोड़ दिया, अब ईस्टर्न यूक्रेन पर कब्जा कर रहे हैं। और इंटरनेशनली देखिए कितना ज़्यादा आइसोलेशन हो गया है। रशिया की इकोनॉमी देखिए कितना कमज़ोर हो गई है। देखो ये बात सच है, अगर यूरोप रशिया से तेल नहीं परचेज करेगा या फिर यूएसए निकल नहीं परचेज करेगा तो उनको नुकसान होगा, लेकिन जो रशिया को नुकसान हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा है। दूसरे देश जो ट्रेड करना बंद करेंगे ना रशिया के साथ में, उनको उतना नुकसान नहीं होगा जितना रशिया को होगा। तो रशिया ना आज के समय में काफ़ी कमज़ोर हो गया है, एक ये पॉइंट समझिए। दूसरा, रशिया ना अब बिल्कुल चाइना के कैंप में जा चुका है। जैसे देखो पुतिन की ना मुलाकात हुई थी बाइडन के साथ में, बाइडन ने उन्हें कहा था चलिए हेल्दी रिलेशनशिप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यूएसए को पहले ये लगता था कि रशिया को ना चाइना से अलग कर दिया जाए। बट ना पुतिन ने बात नहीं मानी बाइडन की। पुतिन यूएसए के पास जाने के बजाय चाइना के कैंप में चले गए। पहले ही थे चाइना के कैंप में, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि हम कैंप नहीं चेंज करेंगे, बल्कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत होगी। तो अभी पुतिन गए थे चाइना के यात्रा पर, उन्होंने बोला कि चाइना और रशिया की जो रिलेशनशिप है वो लिमिटलेस है। अब ये दो चीज़ें हैं ना, एक तो रशिया कमज़ोर हो चुका है, दूसरा रशिया पूरी तरह से चाइना के कैंप में जा चुका है। तो ये दो चीज़ें इंडिया को थोड़ा इनेबल कर रही हैं कि अब इंडिया वेस्ट को नहीं छोड़ सकता रशिया के लिए। क्योंकि देखो यूरोप पहले तो चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप मजबूत कर रहा था, लेकिन यूएसए के कहने पर धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो एग्रेसिव हैं, उनका व्यापार करने का तरीका अलग है, डेट बर्डन कर देते हैं वो। तो यूरोप ने ना अपनी पार्टनरशिप चाइना के साथ काफी कम कर ली है। अब यूरोप को समझ में आ गया है कि चाइना को अगर कंटेन करना है ना तो उसके लिए इंडिया एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो यूरोप इंडिया के साथ रिलेशनशिप मजबूत करना चाहता है, और इंडिया के आड़े रशिया नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को पता है वीक रशिया इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मजबूत यूरोप। ये पॉइंट राइटर रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो तीनों ट्रायंगल है ना, एक तरफ यूरोप, इंडिया, रशिया, ट्रायंगल में बीच में क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या इक्वेशन बन रही है वो हमने डिस्कस की। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आईआर से संबंधित।
हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।